नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर आज आ चुका है आपका हैज 22वें नंबर का वीडियो आ चुका है। जैसा हमने आपके लिए कल बोला था कि आप यानी कि 200 स्टूडेंटों का टारगेट लाइव क्लास में पूरा कर दोगे तो हम आपके लिए 200 प्रश्न लेकर आएंगे संविधान के। तो हम 200 प्रश्न आपके लिए संविधान के लेकर आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर करना और याद करना पूरे प्रश्नों को, जो कि आपकी रीट की एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि संविधान का एक ऐसा चैप्टर है, संविधान का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें से आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में। चाहे आप 2011, 12, 15 और 18 का जो प्रश्न पत्र है वो उठा के देख लो दोस्तों यहाँ पर, उसमें आपको यहाँ पर 11, 12 और 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो तैयारी का संविधान पर ज्यादा फोकस रखना दोस्तों यहाँ पर, और देखिएगा जितना हो सके स्टूडेंट आपके अपने YouTube चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत ही कम टाइम में हम आपके लिए लगभग यहाँ पर 9 से 10 हजार प्रश्न कवर करवाना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका साथ रहा तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये टारगेट आपको पूर्ण करना होगा पूरी तरह से। अगर आज की लाइव क्लास में यहाँ पर यानी कि 400 से 500 स्टूडेंटों का टारगेट आप हिट करवाते हो तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक वीडियो में 500 प्रश्न लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंटों के पास जो रीट की तैयारी कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, और चैनल पर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब करते हैं यहाँ पर 208 प्रश्नों को क्रैक दोस्तों यहाँ पर। सभी को आंसर देना होगा प्रत्येक प्रश्न का, और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने 108 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ये देखिएगा। ये जो हैज वाले वीडियो है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इन प्रश्नों से लगभग कम से कम 2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैंने पूरे RVSE के कोर्स पर पूरा कंप्लीट करवाया है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। पहले क्वेश्चन मिलने वाले आपको 50-60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से। तो पहला बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री होता है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या फिर सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। ये सत्ता दल का अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे, कौन थे बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते नहीं हुई थी, बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो मृत्यु है ये पद पर रहते हुए नहीं हुई है। इंदिरा गांधी की मृत्यु आपको पता है पद पर रहते हुए हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी पद पर रहते हुए हुई थी, और लाल बहादुर शास्त्री की भी पद पर रहते हुए थी। अब देखिएगा 3 क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसका सही है ए ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर, भारत के बाहर ताशकंद समझौते के दौरान किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की। अगला देखिएगा यहां पर, केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, बताइएगा। राज्य मंत्री होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री, या फिर उप मंत्री, या फिर उपयुक्त सभी। तो वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर,
सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है? बताना होगा कौन होता है। लोकसभा का सदस्य होता है, या फिर राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या फिर राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहां पर, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, या फिर परंपराओं पर आधारित है, या फिर संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या फिर उपयुक्त सभी असत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि संविधान के द्वारा निर्मित और गठन पद है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अभी 200 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर, अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल संविधान आपको कंप्लीट करना है अगर सिलेक्शन पाना है, मंजिल पानी है दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी भी बार रह सकता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा। तो इसका सही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? इंदिरा गांधी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। और अगर इसमें ऑप्शन में होता मनमोहन सिंह तो वो भी सही होता दोस्तों यहां पर, वो भी 2 बार हुए थे, लगातार हुए थे यूपीए की सरकार में। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लोकसभा का सदस्य होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में से निम्न का नेता होता है। बताना होगा किसका नेता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये निम्न सदन में बहुमत दल का। जी हां, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लोकसभा में, यानी कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसको जो सांसद होते हैं वो चुनते हैं कि ये हमारा नेता होगा और ये इसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यानी कि वो यहां पर अवेलेबल है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या फिर यहां पर चुनी नहीं जाते बल्कि यहां पर वंशानुगत होते हैं। तो इसमें से आपको क्या पहचानना है? बताइएगा सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का अध्यक्ष था कौन था? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एचडी देवगौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रधानमंत्री की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है कौन है? बताइएगा। मनमोहन सिंह, एस अहलूवालिया, या फिर एचडी देवगौड़ा, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा। अभी एसआई में एक पूछा गया था कि यहां पर किस मुख्यमंत्री के शासनकाल की, यानी कि मृत्यु के पश्चात उसमें, यानी कि किसने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, ये आपको एसआई में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था इसको। आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? बताइएगा इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि मात्र 13 दिन ये प्रधानमंत्री बना था और इसने इस्तीफा दिया था अपना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन पारित नहीं हो सका। देखिएगा सबसे पहला प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है, लेकिन यहां पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था वो। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा। मैंने आपको जब राष्ट्रपति कंप्लीट कराया था वीडियो नंबर है 1 में, तो यहां पर वो कंप्लीट करवाए थे ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति दिलाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर प्रधानमंत्री करता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का गौरव किस व्यक्ति को हासिल है? ऑप्शन आपके सामने है, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अगला देखिए यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका भी प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज बताइएगा। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। यहाँ पर नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार पता चला है आपके अपने यूट्यूब चैनल का दोस्तों यहाँ पर जिनको, और यहाँ पर लाइक तो कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कितने लाइक आते हैं यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती क्यों कर रहे हैं ये बताओ मेरे को, आप बार बार गलती करते हो आप। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 49% लोगों ने प्रधानमंत्री दिया है। अरे भाई, मंत्री परिषद के अधीन होते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहां पर कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? बताइएगा कौन हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य, या फिर राज्यसभा का सदस्य, या फिर संसद का सदस्य, या फिर कोई भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो संसद का सदस्य होता है वो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के रूप में शपथ ले सकता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति दिलाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो दोस्तों। यहाँ पर तैयारी करो अपनी बेहतर ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से। सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? बताइएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। अगर देखिएगा आप यहां पर प्रधानमंत्री या फिर सदस्य बनना चाहते हो, यहां पर कोई मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको 6 महीने के भीतर भीतर वहां का यानी कि चुनाव जीतना जरूरी है किसी भी सीट का दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हो और हार जाते हो तो आपको यहां पर मंत्री के सदस्य से इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है, बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मंत्रिमंडल से अधिक होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं रहता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा राज्य मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, उप मंत्री, या फिर संसदीय सचिव है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संसदीय सचिव नहीं होता है। अगला देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है, बताइएगा। तो देखिएगा पहले स्तर पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर होते हैं राज्य मंत्री, फिर होते हैं उप मंत्री, सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होता है, बताना होगा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या फिर संसद के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है, ये उत्तरदायी होती है। अगला देखिए यहाँ पर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर सामूहिक रूप से पूछी है, अब देखिएगा व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति करना, और सामूहिक रूप से पूछे तो बताना किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था, कौन था बताइएगा। यानी कि ऑप्शन आपके सामने है श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर पीवी नरसिम्हा राव, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर एचडी देवगौड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो इसको सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये यहां पर कहां से आई थी, राज्यसभा की सीट से आई थी दोस्तों। यहां पर ये इसने फिर क्या किया, लोकसभा की सीट पर यानी कि विजय प्राप्त की थी, और यहां पर ये प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से बनी थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते थे, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है, बताएगा। लोकसभा के सदस्य, या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मंत्रिपरिषद देखिए 74 और 75 दोनों किस पर विचार करते हैं, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी आता है, ये मत बोलो प्रधानमंत्री नहीं आता है, तो प्रधानमंत्री भी आता है और मंत्रिपरिषद भी आती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, कब बनी थी बताइएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दूसरी अवधि में कब बनी थी, ऑप्शन आपके सामने है 1980 से 1984, या फिर 75 से 79, या फिर 82 से 84, या फिर 1977 से 1982 के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 से 1984 के मध्य, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? बताइएगा, प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का या फिर राष्ट्रपति का? संविधान में बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? आपके जवाब बताइएगा, इसमें क्या है सही? नहीं बना सकता। हाँ, यदि उस व्यक्ति का अनुमोदन करे, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर सांसद सदस्य बना हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसको 6 महीने के भीतर सांसद की सीट पर चुनाव जीतना अनिवार्य है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में कौन से प्रधानमंत्री है भारत के? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 15वें प्रधानमंत्री है भारत के। अगला देखिएगा यहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। ये याद रख लेना, तीनों चीज आपको याद रखनी है। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है सभी जानते हैं प्रधानमंत्री होता है, और अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 6वें नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें सम्मिलित किया गया है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं। ये तो हो चुकी है ऊपर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रश्न हो चुके हैं। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित थी? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि 7 प्लस 1 है, 7 तो अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि 8 टोटल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। कहां पर की गई थी? ये की गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दिल्ली में की गई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 33 प्लस 1, यानी कि 33 तो अन्य न्यायाधीश और 1 होता है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन यहां पर बताना होगा करेक्ट आंसर, ये बदल चुका है दोस्तों यहां पर, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सभी कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि शरद अरविंद बोबड़े, दीपक मिश्रा या फिर शशिकांत दास या फिर रंजन गोगोई, इनमें से यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा पिछला था और यहां पर ये क्वेश्चन अभी यहां पर शायद मेरे को लगता है बदल दिया गया यहाँ पर न्यायाधीश। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी अभ्यर्थियों को। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है कहां पर है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, अधिनियम 1973, अधिनियम 1953 या फिर अधिनियम 1853 या फिर अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो वो हो जाएगा 1774 अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, 1774 के अधिनियम पर कलकत्ते में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान रखना, इसको इग्नोर करना, लेकिन ये याद रख लेना है 1773 भी दे सकता है, 1774 अधिनियम दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ते में स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर संसद के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संसद के पास। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो यहां पर यानी कि नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है, यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस से परामर्श ले सकता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या फिर भारत के महान्यायवादी से या फिर भारत के विधि मंत्री से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यहां पर ये परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? बताइएगा इसका सही आंसर, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय की पूछे तो ध्यान रखना 62 वर्ष तो उच्चतम न्यायालय की है और 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय की। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? बताएगा, कल मैंने आपको बताया था ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,80,000 रुपए वेतन मिलता है मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीश को मिलता है 2,50,000, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,50,000, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2,25,000। ये याद कर लेना, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो 5 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति को मिलता है 4 लाख मिलता है, ये आपको याद करने होंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्रति माह कितना मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2,50,000। अन्य न्यायाधीश पूछा है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यानी कि अन्य न्यायाधीशों की पूछे तो 2,50,000। अगला देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यवाहों का निर्वहन कौन करता है? बताएगा, यानी कि ऐसी परिस्थिति हो जाए देश में कि जहां पर यानी कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो यहां पर बताना होगा कि पद को कौन संभालता है, बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के हीरालाल कानेरिया हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई.बी. चंद्रचूड़ हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहां से दिया जाता है? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर संचित निधि, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है?
ऑप्शन आपके सामने है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर उपभोक्ता न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। अगला देखिए यहाँ पर, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अब तक भारत में कोई नहीं बनी थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आपने पिंकेश मीना टेलीग्राम ग्रुप यानी कि ज्वाइन नहीं कर रखा है दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर रोज क्लास होती है, वहां पर प्रकाशी मैम रोज क्लास लेकर आती है रात 8 बजे से और रात 10 बजे के बीच में आपको रोज क्लास मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। और वहां पर प्लीज आपके लिए पूरे कॉन्सेप्ट कवर किए जा रहे हैं बहुत ही कम टाइम में दोस्तों यहाँ पर। तो टेलीग्राम को सर्च करने का ये प्लेटफॉर्म है, यानी कि वहां पर अगर टाइप करोगे आप पिंकेश मीना टेलीग्राम जीके टेलीग्राम पर, तो वहां पर आप हमारे ग्रुप तक पहुंच सकते हो दोस्तों। यहाँ पर 19,000 स्टूडेंट रोज यहां पर क्लास लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 है भारत में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना, आप यहां पर थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहां पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो राज्य अगर पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। तो सबसे कम न्यायाधीश कहां पर होंगे, सिक्किम में होंगे। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया था देश का। अगला देखिए यहाँ पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस समय की गई थी बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन आपके सामने 1862 या फिर 1971 या फिर 1866 या फिर 1849। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1862 में, यानी कि बॉम्बे में बनाया गया था, मद्रास में बनाया गया था और कोलकाता में बनाया गया था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनके जो यानी कि सबसे अधिक देखिएगा यहाँ पर खंडपीठ बताइए, तो कहां पर है, जो 7 राज्य है, यानी कि भारत के जो 7 राज्य है, त्रिपुरा है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें इसकी खंडपीठ स्थापित की गई है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली का है। अगला देखिए यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से उच्च न्यायालय में से किसका एक अधिकार है। ऑप्शन आपके सामने है, गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, हजारीबाग में, भोपाल में, जबलपुर में या फिर इंदौर में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, जबलपुर में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यानी कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की अगर बात होती है तो अधिकतर राजधानियों में स्थित नहीं है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अलग शहरों में स्थित है, वो ध्यान रख लेना। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम या फिर गुजरात उच्च न्यायालय यहां पर यानी कि अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थित है, ना कि जयपुर में। जयपुर में तो एक खंडपीठ स्थापित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको ये याद रख लेने हैं, उड़ीसा उच्च न्यायालय कहां पर है, कटक में है, और केरल उच्च न्यायालय कहां पर है, एर्नाकुलम में है, और यहां पर गुजरात का जो उच्च न्यायालय है वो यहां पर अहमदाबाद में है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या फिर बढ़ाने का अधिकार किसे प्रदान है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संसद को प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति
बताइएगा राष्ट्रपति, राज्य सरकार या फिर राज्यपाल। तो यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा इसको। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो देखिएगा यानी कि उच्च न्यायालय की बात हो रही है, जो राज्यों में जो उच्च न्यायालय होता है उसकी बात हो रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो मिलता है वो 2,50,000 मिलता है और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2,25,000 होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा फातिमा बीबी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्ना चंडी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको करता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है, कहां पर है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय? तो इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद में, अमरावती, विजयवाड़ा या फिर गुट्टूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर वर्तमान में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नवीनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2019 को इसको बनाया गया था। तो इस तरह से भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हो जाते हैं, पहले 24 थे। अगला देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है? पहले हुई थी बात सर्वोच्च न्यायालय की, अब उच्च न्यायालय की हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की जो संचित निधि होती है वहां से इनका वेतन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800, बिल्कुल सही है 1866 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में की गई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर अब आ चुके हैं यहाँ पर देखिएगा जो संवैधानिक संस्था है यानी कि पार्ट नंबर 7 जिसमें चुनाव आयोग, नीति आयोग और यहाँ पर अंतर राज्य परिषद, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह और यहाँ पर परिषद आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के और माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर अभी आपके 109 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको भी आपको क्रैक करना है। वीडियो को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के लिए, अब रिवाइज कर लो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1950, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। संसद के एक अधिनियम के द्वारा या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा या फिर संविधान के एक प्रावधान के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा यहाँ पर योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला देखिएगा यहाँ पर योजना आयोग में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, बताना होगा कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों प्रभावित हुआ था? क्योंकि देखिएगा योजना आयोग का कार्य होता है देश में प्रमुख योजनाएं बनाने का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का नाम बदलकर भारत सरकार ने इसका नाम नीति आयोग रख दिया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर गुलजारी लाल नंदा या फिर वल्लभ भाई पटेल या फिर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बलवंत सिंह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा थे। अगला देखिए यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष है सभी जानते हैं प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बताना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संविधान में जिसका वर्णन नहीं मिलता है, बताना होगा किसका नहीं मिलता है? संघ लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का, वित्त आयोग का या फिर नीति आयोग का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का संविधान में कोई प्रावधान नहीं मिलता है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। किया जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो जो क्षेत्रीय परिषद है ये बिल्कुल सही विधि निर्माण की एक इकाई है या फिर प्रशासनिक इकाई है या फिर परामर्शवादी इकाई है या फिर उपयोग सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये परामर्शवादी इकाई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्य है? 9, 6, 5 या फिर 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि ये आपके देखिएगा ये जो क्षेत्रीय परिषद है ये आपके सामने आ चुकी है यहाँ पर। अब बताइएगा, यानी कि निम्न में से सम्मिलित कीजिए क्षेत्रीय परिषद में उसके मुख्यालय। तो देखिएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। और मध्य क्षेत्रीय इसका इलाहाबाद में है, और इसका पूर्वी क्षेत्रीय इसका कोलकाता याद रख लेना, और दक्षिणी क्षेत्र का चेन्नई याद रख लेना, और इसका देखिएगा पश्चिमी क्षेत्र का बॉम्बे याद रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पर या फिर मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर, देखते हैं कितने स्टूडेंट और जुड़े हुए हैं यहाँ पर, नए स्टूडेंट कौन कौन आया है यहाँ पर। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चलेगी कौन कौन स्टूडेंट नया आया है यहाँ पर। और लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा केवल 10 सेकंड का मैं सांस ले लेता हूँ बस थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि प्रश्न को मैं अच्छे तरीके से आपके पास लेकर आ सकूँ दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर इतना टाइम देने के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर राज्य परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंह, जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार बुलाई जाती है अंतरराज्यीय परिषद की बैठक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद की बात हो रही है भाई, देखिएगा गलती क्यों कर रहे हैं यहाँ पर 43% लोगों ने राष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रपति नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, अंतरराज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी बैठक होती है दिल्ली में होती है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला देखिए यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद की बैठकों में भाग कौन लेता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी लेते हैं। देखिएगा इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष का कार्य करता है, मुख्यमंत्री ये सदस्य होते हैं उसके। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे दिया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर वित्त आयोग का मुख्य कार्य है कौन सा है, बताएगा ना होगा वित्त आयोग का योजनाओं का निर्माण करना, वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना या फिर भारतीय मुद्रा का निर्माण करना या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे भी आपने गलती की है, यहाँ पे 60% लोगों ने उपयोग सभी। अरे भाई ये ध्यान रखना, आपने बैंकिंग प्रणाली पढ़ी है या नहीं पढ़ी। देखिएगा भारतीय मुद्रा निर्माण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ये कहां से उपयोग सभी कहां से आ जाएगा ये बताओ आप, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो यारो। प्रश्न को जल्दबाजी में हल मत करो। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951, 1956, 1960, 1964। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। अगला देखिए यहाँ पर वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका सही आंसर केसी नियोगी, एच के चंदा, वाई बी रेड्डी या फिर महावीर त्यागी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसी नियोगी हो जाएगा। अगला देखिएगा वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो इसका सही आंसर 14वां, 16वां, 15वां या फिर 18वां। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वां वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान स्थिति में। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, के सथानम, एन के सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन के सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 में रानी की लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी भारत में। अगला देखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों तक की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 वर्षों के लिए की जाती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज रहते हो, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है बताइएगा, 13 + 1, 25 + 1, 8 + 1, 9 + 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 + 1, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे भाई 25 + 1 किया है यहाँ पर बहुत से लोगों ने, पता नहीं है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर 10 है। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अब यहाँ पर बताना होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिएगा राज्यों में होता है राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, जो कि राजस्थान में क्या है आरपीएससी है, आरपीएससी है, और केंद्र में होती है संघ लोक सेवा आयोग। केंद्र में जो होती है संघ लोक सेवा आयोग, जो यहाँ पर उसके सदस्यों की नियुक्ति तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और
राज्य में होता है राज्य लोक सेवा आयोग, इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, यह चीज ध्यान रख लेना। अगला देखिए यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8 सदस्य होते हैं। यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में कितने हैं, 8 सदस्य है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसकी कार्य क्या है इनका, देखिएगा एक होता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का है यानी कि जितनी भी राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हैं उनकी जिम्मेदारी उस पर रहती है। लेकिन अब दबाव ज्यादा बढ़ गया है, वैकेंसी ज्यादा आती है, उस वजह से यहां पर क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट को अपना कार्य सौंप दिया है ताकि राजस्थान लोक सेवा आयोग पर कार्य का भार ज्यादा ना पड़े, इस वजह से। और संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या होता है, जितनी भी केंद्र की IPS IAS की भर्तियां होती है उनकी जिम्मेदारी रानी की संघ लोक सेवा आयोग के पास होती है पूरा, यानी कि जो भी भर्ती कराता है संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र की जो बड़ी बड़ी भर्तियां होती है उनकी भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग कराता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, और देखिएगा रिट की एग्जाम अभी जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले रही है, लेकिन जो अगली वैकेंसी आने वाली है उनकी जो यहां पर लेगा वो RPSC लेगा दोस्तों, यहां पर ये ध्यान रख लेना। अगला देखिए यहां पर, और सिलेबस सब कुछ चेंज हो जाएगा अगली भर्तियों में क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग को यानी कि इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अगला देखिएगा लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भर्तियां कराना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, बताना होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या फिर भारतीय विदेश सेवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है कौन सा है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर वित्त आयोग का कार्य पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो ये सौंपते हैं राज्यपाल को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष है वर्तमान में। अगला देखिए यहां पर 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव निर्वाचित हुए थे, यहां पर आम चुनाव करवाए गए थे यहां पर। अगला देखिए यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने, निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुना या फिर अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि या फिर जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहा जाता है, जैसे आप किसी सांसद का चुनाव कर रहे हैं और सांसद वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो वो यहां पर अप्रत्यक्ष हो जाएगा, सांसद का जो चुनाव होता है। अगला देखिएगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला देखिए यहां पर भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर निर्वाचन आयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो इसका सही आंसर बताएगा 1947, 1948, 1951 या फिर 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला देखिए यहां पर भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था,
ऑप्शन आपके सामने है सीवी मवालंकर, स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, सुंदरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है उसके बराबर मिलता है। तो कितना होता है, 2,80,000 मिलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,50,000। अगला देखिएगा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संसद, संविधान, राष्ट्रपति या फिर सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 या फिर 23 जनवरी 1950 को या फिर 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। आपको ये डेट याद नहीं होती है तो इन डेटों को आप क्या करना, किताब में लिख लिया करो, किसी नोट में लिख लिया करो यहाँ पर, या फिर मार्कर कर लिया करो यहाँ पर, ताकि ये याद हो जाए आपको। अगला देखिए यहाँ पर ईवीएम वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1982 में ईवीएम प्रयोग में लाई गई थी सबसे पहले, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब कराए गए थे। आम चुनाव का मतलब है लोकसभा चुनाव, तो ऑप्शन आपके सामने है संपूर्ण लोकसभा चुनाव करवाए गए थे 2004। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल सही है 2004 में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है 2008 में, यानी कि पहली बार 2000 नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आप बताओ प्लीज कमेंट में बताना 2008 क्लियर या फिर 2004। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि भारत में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, कहां पर है नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष तक, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन निभाता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग निभाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्व का बंटवारा होता है। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है, कौन करता है। तो इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत में प्रथम अनुसूची में सम्मिलित है, कौन सा विषय सम्मिलित है बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट याद होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है भारत की प्रथम अनुसूची में। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी पदाधिकारियों के भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिएगा अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 19 से या फिर अनुच्छेद 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A में, जी हाँ, यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को। अगला देखिए यहाँ पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था एसआई एग्जाम में अभी कि इसका कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है। तो इसका कार्यकाल रहता है 6 वर्षों के लिए, ध्यान रख लेना, कल मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में सार्वजनिक धन का रक्षक कौन होता है बताइएगा। वित्त आयोग, भारत की संचित निधि या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि जो सार्वजनिक धन
होता है? उसका रक्षक होता है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत में महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी जो कि केंद्र में होता है, इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 76 हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखिए यहाँ पर, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा, अनुच्छेद 368 या फिर 385 या फिर 366 या फिर 340। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 368 में मिलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है संघ सूची में। अगला देखिए यहाँ पर, समवर्ती सूची के विषय में कौन कानून बना सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, यानी कि इसमें कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 356, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट नया है यहाँ पर, तो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी कि 41 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी कि उन्होंने इतने प्रश्न करने की उनमें ताकत है अभी भी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बहुत अधिक स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचते हैं, तो मैं आपके लिए एक वीडियो में और 300 से 400 क्वेश्चन भी लेकर आ सकता हूं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि संसद की प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति होती है एक संसद की, उसमें 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि सहकारिता आयोग का संबंध है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा, केवल केंद्र राज्य संबंधों से है सहकारिता आयोग का संबंध। अगला देखिएगा यहाँ पर, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? बताएगा। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, लगातार 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 200 से आप 210 क्वेश्चन कवर कर लोगे यहाँ पर 1 घंटे की क्लास में। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि यहाँ पर 1 घंटे की क्लास में आपको केवल 30 ही क्वेश्चन करा पाते हैं। तो दोस्तों जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो। अगला देखिए यहाँ पर, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? बांग्ला, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्ला भाषा। जी हाँ, बांग्ला भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगला देखिए यहाँ पर, भारतीय राज्य नागालैंड की आधारिक भाषा क्या है? बताएगा। नागा, बांग्ला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर अंग्रेजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजी, यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी आधिकारिक जो भाषा है वो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? बताइएगा। 4 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 3 प्रकार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान था? देखिएगा, था आ चुका है यहाँ पर, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ
पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 15 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2018, 5 अगस्त 2019 या फिर 26 जनवरी 2018। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। अगला देखिए यहाँ पर, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये पेपर, ये मैंने आज के मॉडल टेस्ट पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला देखिएगा, भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 101 के तहत। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 73वां। अगला देखिएगा, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था, बताइएगा? 1950, 1951, 1952 या फिर 1955। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था। अगला देखिएगा, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में बना था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस विषय से है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं से है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा रिपीट हुआ है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? बताइएगा इसका सही आंसर 74, 64, 75 या फिर 76। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, किस अनुच्छेद में वर्णित मिलता है कि भारत राज्यों का संघ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में यह वर्णन मिलता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 18 में। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 352। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों आपातकाल आपके सामने आ चुके हैं, 360, 352 और 356। अगला देखिए यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। देखिएगा, एक ध्यान रखना, यानी कि अनुच्छेद 52 से और अनुच्छेद 61 तक आपको याद रखने हैं राष्ट्रपति। ये जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, और 61, 62, 63 ये जो संबंधित है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अगला देखिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय संसद का वर्णन मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके एसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल हुआ हूं ऐसे ही। अगला देखिएगा राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। अगला देखिएगा लोकसभा का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो लोकसभा का जो संबंध है वो यहां पर अनुच्छेद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 में सम्मिलित है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि 165 अनुच्छेद 165 बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला देखिएगा अनुच्छेद 366 का संबंध अनुच्छेद 266 का संबंध है, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। 266 का संबंध है भारतीय संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, संविधान संशोधन या फिर उपयोग सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि ऑप्शन नंबर बिल्कुल भारत की संचित निधि ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत की आकस्मिक निधि का संबंध है किससे है, दोनों निधि आपको याद करनी है ये अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 267 में तो मिलता है आकस्मिक निधि का और यहाँ पर 266 में मिलता है संचित निधि का वर्णन। अगला देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 214 के तहत राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है इस अनुच्छेद के तहत। अगला देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, तो आपको सभी को पता है 5 लाख रुपए दिया जाता है। अगला देखिए उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, सबको पता है कितना होता है 4 लाख रुपए होता है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन देखिएगा, आज जो महत्वपूर्ण दिवस है कौन सा है, आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अब आपको आज का जो दिवस है वो कैसे याद करना है, ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर आप डेट हमेशा भूल जाते हो। देखिएगा 16 सितंबर को हमेशा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो एक ट्रिक याद कर लो दोस्तों। यहाँ पर एक थोड़ी सी कहानी बनाना चाहता हूं, देखिएगा यानी कि भारतीय संस्कारों में कितने यानी कि जो संस्कारों का वर्णन मिलता है 16 श्रृंगारों का वर्णन मिलता है, आपको पता है। और श्रृंगार एक श्रृंगार आपको पता है चेहरे पर भी किया जाता है, वो याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पर चेहरे पर किया जाता है, तो चेहरे को बहुत सुंदर बताने के लिए दोस्तों यहाँ पर कि उस पर यानी कि ओजोन परत की और जो परावर्णीकरण है वो ना पड़े, तो उस पर देखिएगा यहाँ पे नींद खराब ना हो, झुर्रियां पड़ना, त्वचा का रूखापन, ये सभी समस्या हमें यानी कि ना हो। तो इससे हमें यानी कि एक चीज से ट्रिक याद कर लेना कि यहां पर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखने ला। यानी कि यहां पर कोई भी ट्रिक्स बना लो आप, जो भी है मेरे माइंड में आनी रही वो थोड़ी ट्रिक मैंने बना रखी थी, उसको थोड़ा ध्यान बोल रहा हूं, लेकिन आपको एक दिवस ये याद रख लेना है। तो बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, यहाँ पर प्लीज जरूर बताना जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं। और आज आपने ये टारगेट हिट किया है, तो देखते हैं कल कौन सा टारगेट हिट करोगे। कल और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की राज व्यवस्था लेकर आऊंगा, राजस्थान के बिल्कुल राज्यपाल से लेकर और पंचायती राज व्यवस्था तक वीडियो होगा आपका। तो वीडियो कैसा लगा जितना हो सके लाइक करो दोस्तों, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने 209 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पिंकेश मीनार राजस्थान जी के टेलीग्राम ग्रुप।